हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेरठ। तो कल मैंने स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो थे वो सॉल्व कराए थे इंग्लिश मीडियम में। तो अब मैं हिंदी मीडियम में करा रहा हूँ। इससे पहले मैं हिंदी मीडियम में भी सॉल्व करवा चुका हूँ 51 क्वेश्चंस। तो वो क्योंकि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ और श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी उत्तराखंड दोनों में सेम सिलेबस है, तो ये दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम आएगा। तो मैं किसी में तो श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी लिख देता हूँ, किसी में सीसीएस यूनिवर्सिटी लिख देता हूँ। तो आप अगर स्टूडेंट्स दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ के हैं या अदर किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन बैंक करवा रहा हूँ एक्चुअली चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में सन 2013 से लेकर के 2021 तक के जो आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक बनाया है, काफ़ी सारे 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो कुछ सैंपल के तौर पर मैं आपको ये करवा रहा हूं। तो आप सब पीडीएफ फाइल अगर परचेज करना चाहें तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मोबाइल नंबर है आप उसमें बता सकते हैं। क्योंकि अभी देव सुमन यूनिवर्सिटी के तो सारे तैयार हो गए हैं तकरीबन, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बच्चे तो चाहे परचेज कर सकते हैं। लेकिन चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के 5 दिसंबर तक जो है वो रेडी हो जाएंगे पूरे उसमें प्रैक्टिस सेट भी हैं। तो श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी के तो रेडी हो चुके हैं सारे पेपर्स, बट सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के मैं रेडी कर रहा हूँ। 5 दिसंबर तक जो है वो रेडी हो चुके हैं। और स्टूडेंट्स जो 5 दिसंबर के बाद देखें इस वीडियो को तो समझ लीजिएगा वो रेडी हो चुके हैं क्वेश्चन पेपर। तो कंप्लीट लगभग चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की तो मैंने रेट फिक्स कर दिया 250। उसमें जो 7 पेपर है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, उसके भी मैं 1000 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आए हुए सीसीएस यूनिवर्सिटी में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो 250 क्वेश्चन में लगभग 7000 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ को। ठीक है, जो भी कोई स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए ये अगला आगे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको स्टडी कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 52 से ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए क्वेश्चन बैंक का नाम दिया मैंने इसमें। विक्रोपरांत सेवाओं में क्या सम्मिलित होता है? तो देखिए तीनों ही सम्मिलित होते हैं। उत्पाद संस्थापना सेवा भी होती है और उत्पाद मरम्मत सेवा भी होती है और उत्पाद की जो वारंटी या गारंटी होती है वो भी शामिल होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। उत्पाद जीवन चक्र की अंतिम अवस्था क्या होती है? तो वो होती है अप्रचलन अवस्था। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जो 6 स्टेजेज होती हैं तो उसमें 6 होती है। इंग्लिश में ऑब्सोलेंसिस बोलते हैं, हिंदी में अप्रचलन अवस्था होते हैं। मतलब जब कोई चीज चलन से बाहर हो जाती है, जैसे 10 पैसे का सिक्का नहीं चलता, 25 पैसे का सिक्का नहीं चलता है, आजकल ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं चलते हैं, तो ये सारी चीजें चलन से बाहर हो गई हैं। ठीक है। मूल्य नीति का निर्धारण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वह उच्च प्रबंध के द्वारा किया जाता है। विपणन प्रबंध वे वितरण जाल हैं जिनके माध्यम से उत्पादक वस्तुओं को बाजार की ओर प्रवाहित किया जाता है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह ऑप्शन सी करेक्ट है, कंडिफ, स्टील एवं गोवोनी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वितरण माध्यम के चयन को प्रभावित करता है? तो बाजार संबंधी बातें भी, उत्पाद संबंधी बातें भी और सरकारी नीतियां भी। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से में कौन निर्माता एवं फुटकर विक्रेता को मिलने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है, मतलब इनके बीच की कड़ी? तो वो होती है होलसेलर, थोक विक्रेता। जब कोई कंपनी अपने सामान को तैयार करती है तो डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचता है, फिर जो है होलसेलर तक पहुंचता है, फिर रिटेलर तक पहुंचता है, तब उसके बाद कस्टमर पे पहुंचता है। और अगर कंपनी डायरेक्ट सामान कस्टमर को दे रही है तो उसे हम डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, आप लोग जो भी सामान टीवी पे अगर आप होम शॉपिंग 18 देखते हैं, कोई भी चैनल ऐसा, उससे आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया तो वो कंपनी डायरेक्ट मार्केटिंग कर रही है, तो आप तक सीधे सीधे सामान पहुंचाया, तो उसमें रिटेलर और आपका होलसेलर का जो कमीशन है वो खत्म हो गया। ठीक है। तो जो यूरेका फोर्ब्स कंपनी थी उसने डायरेक्ट मार्केटिंग की स्टार्टिंग जो थी वो इंडिया में सबसे पहले करी थी, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। भौतिक वितरण किसका मौलिक तत्व है? तो वो है विपणन मिश्रण का, मार्केटिंग मिक्स का।
केंद्रीय भंडारण निगम की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1957 में। औसत पहुंच समय का सामना करने के लिए आवश्यक सामग्री की मात्रा को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं आधार स्टॉक। ऑप्शन नंबर बी। विज्ञापन मुद्रण के रूप में विक्रय कला है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है लस्कर का। ठीक है, ऑप्शन सी। विपणन से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं के निष्पादन से है जो कि उत्पादक से उपभोक्ता या प्रयोगकर्ता तक वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को निर्दिष्ट करती है। तो यह कथन जो है वो किसका है? यह कथन है मैं आपको देखिए नेक्स्ट पेज पे ऑप्शन दिखा रहा हूं। तो ये है आपका अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का। विपणन का प्रारंभ होता है, जो मार्केटिंग की शुरुआत होती है तो वो किससे होती है? तो वो होती है उपभोक्ता से। विपणन के आधुनिक विचारधारा स्वीकार नहीं करती, तो वो है ग्राहकों की असंतुष्टि। देखिए पहले थी, एक था ओल्ड कंसेप्ट, एक है न्यू कंसेप्ट। जो ओल्ड कंसेप्ट था मार्केटिंग का वो ये था कि बस कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती थी और कस्टमर चाहे सेटिस्फाइड हो या ना हो, बस उसको प्रोडक्शन करने से मतलब होता था। और उस समय पे मोनोपोली भी होती थी, मतलब एकाधिकार, एक कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है तो वो एक तरीके का बना रही है, कस्टमर को लेना है तो ले ले, नहीं लेना हो तो ना ले। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, कंपटीशन का टाइम है। न्यू कंसेप्ट या मॉडर्न कंसेप्ट मार्केटिंग का आ गया है कि अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है और कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है तो कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए उस प्रोडक्ट से, तभी वो कंपनी आज के समय में चल पाती है। एक संस्था द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं का समूह होता है, तो वो होता है उत्पाद मिश्रण। ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स। जब वातावरणीय शक्तियां कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं दर्शाती हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है स्थिर वातावरण। विपणन का वाणिज्यिक कार्य कौन सा नहीं है? जो कमर्शियल फंक्शन होता है वो कौन सा नहीं है? तो जो कच्चे माल का भंडारण होता है वो नहीं है। विज्ञापन वह डैश है जो अर्ध विकसित देशों की आर्थिक समृद्धि के दरवाजों को खोलती है, तो क्या है? चाबी। ऑप्शन नंबर सी। एक उपभोक्ता का जीवन स्तर एक बड़ी सीमा तक उसके क्रय व्यवहार को प्रभावित करता है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, कि एक उपभोक्ता का जो जीवन स्तर है वो उसके, देखिए अगर कस्टमर अमीर होगा, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो वो महंगे प्रोडक्ट भी ले सकता है। ठीक है, और कस्टमर, जैसे कोविड का टाइम आया, लोगों की जॉब्स नहीं रही या बहुत कम उनकी इनकम हो गई, तो कोई भी चीज़ अगर कस्टमर सस्ती से सस्ती खरीदना चाहेगा वो सेटिस्फाइड भी हो जाए और वो जो है सस्ती से सस्ती भी चीज़ खरीदना चाहेगा। तो बिल्कुल जो ये बात सत्य है। एक उत्पाद या सेवा को क्रय करने या ना करने के संबंध में निर्णय लेते समय उपभोक्ता द्वारा दर्शाई जाने वाली प्रतिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम उपभोक्ता का क्रय व्यवहार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। व्यावसायिक जगत में उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन वृहत स्तर पर किया जाता है, तो ये किस तरह का कथन है? ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डैश क्रय प्रेरणाओं की स्थिति में हृदय, मन एवं मस्तिष्क पर अपना प्रभुत्व बनाए रखता है, तो वो होता है भावनात्मक। बाजारों का वर्गीकरण ग्राहकों की विशेषताओं के आधार पर विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, तो बाजार विभक्तिकरण के संबंध में यह कथन किसका है? तो यह है आर.एस. डावर का। ऑप्शन नंबर बी। बाजार विभक्तिकरण के आधार होते हैं, तो सामाजिक आर्थिक तत्व भी होता है, शैक्षिक स्तर भी होता है, मनोवैज्ञानिक तत्व भी होता है, तो डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भेदित विपणन नीति को भी क्या कहते हैं हम? तो भेदित विपणन रीति नीति को हम कहते हैं बाजार का पृथकीकरण। उपभोक्ता उत्पादों एवं औद्योगिक उत्पादों में कोई अंतर नहीं होता है, इस कथन पर अपनी राय दीजिए। तो ये कथन बिल्कुल असत्य है। ऑप्शन नंबर बी।
औद्योगिक उत्पाद वे उत्पाद होते हैं जिन्हें डैश द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो वो होता है निर्माणी इकाइयों द्वारा। एक उत्पाद के जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो देखिए वो होती हैं जी 6। ये 60 गलती से लिखा गया है, माफी चाहूंगा, कंप्यूटर वाले से मिस्टेक हो गई है। तो एक जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है उसमें जो होती हैं ये आपकी 6 स्टेजेस होती हैं, ठीक है, 60 नहीं है, ये गलत है। तो इसमें मैं बता देता हूं आपको, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन और डिक्लाइन और ऑब्सोलेंस। जो सबसे लास्ट की होती है वो होती है ऑब्सोलेंस, जिसे हम कहते हैं अप्रचलन, ठीक है। एक फर्म या व्यावसायिक इकाई के द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत उत्पादित वस्तुओं के समूह को उत्पादन मिश्रण कहते हैं। तो ये परिभाषा उत्पादन मिश्रण की, जो प्रोडक्शन आपका मिक्स है, तो ये किसने दी है? तो ये दिया अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने। ब्रांड में सम्मिलित होता है। देखिए ब्रांड में एक नाम भी सम्मिलित होता है, कुछ शब्द भी सम्मिलित होते हैं और एक चित्र भी सम्मिलित होता है। तो डी ऑप्शन सही है कि इनमें से कोई एक या दो या सभी। पैकेजिंग उत्पाद को आकर्षक, सूचनात्मक एवं सुरक्षित बनाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? बिल्कुल, ऑप्शन बी पूर्ण रूप से हाँ। जब भी किसी प्रोडक्ट की पैकिंग होती है तो पैकिंग से वो प्रोडक्ट थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी हो जाता है, वो हमें अच्छा भी दिखाई देता है, उससे हमें इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है कि क्या क्या वो प्रोडक्ट है और क्या क्या उसमें मिला हुआ है, किस चीज़ से वो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है, और वो उस प्रोडक्ट को बिल्कुल सुरक्षित भी रखता है, वो प्रोडक्ट खराब नहीं होता। पैकेजिंग सामग्री का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो उत्पाद को सुरक्षित और आकर्षक बनाने के लिए। लेबल का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। तो देखिए लेबल जो होता है वो उत्पाद का नाम बताने के लिए भी, उत्पाद का ब्रांड दर्शाने के लिए भी और उत्पादक फर्म का नाम दर्शाने के लिए भी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी। मलाई उतारने वाली नीति किसके लिए अपनाई जाती है? तो जो नए उत्पाद होते हैं, नए प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, तो उसमें मलाई उतारने वाली कीमत नीति अपनाई जाती है। उपभोक्ता उत्पादों की सही वितरण वाहिका है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है कि उत्पादक, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता और उपभोक्ता। यानी कि सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर होता है, यानी किसी कंपनी प्रोडक्ट को बनाने वाला, उसके बाद जो होलसेलर है, उसके बाद प्रोडक्ट जाता है, उसके बाद जो फुटकर विक्रेता जो रिटेलर होता है, उसके बाद प्रोडक्ट जाता है यानी कि दुकानदार, और फिर हम उस दुकानदार या फुटकर विक्रेता से प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, यानी कि हम हो गए कस्टमर। फिर कस्टमर पर प्रोडक्ट जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत धर्मों के भीतर एवं वितरण प्रणालियों के साथ साथ माल का वास्तविक उठाना, धरना एवं लामा ले जाना ही भौतिक वितरण है। तो ये भौतिक वितरण, मौखिक गलत है ये। भौतिक वितरण के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये है मैकार्थी का, E.J. मैकार्थी, ठीक है। चलिए, कौन सी लागत भौतिक वितरण का भाग नहीं है? तो जो माल के आगत परिवहन की लागत है वो इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा कथन सही है? तो डी बिल्कुल सही है कि विज्ञापन ग्राहकों के ज्ञान में वृद्धि करता है। तो जो विज्ञापन है वो ग्राहकों के ज्ञान में वृद्धि करता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। क्या प्रदर्शनियों एवं मौसमी छूटों को विक्रय संवर्धन क्रियाएं माना जा सकता है? बिल्कुल, निश्चित रूप से। जब कभी भी देखिए सीजनेबल डिस्काउंट मिलते हैं, सर्दियां आती हैं, गर्मियां आती हैं, जब सर्दियां आती हैं तो गर्मी के प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिल जाता है और कुछ लोग उसे कहते हैं कि हम खरीद लें, और जब सर्दियां आती हैं और गर्मी के प्रोडक्ट हो जाते हैं तो उस पर भी कुछ लोग चाहते हैं कि हम उसको खरीद लें। तो सीजनल में जो है वो हमें डिस्काउंट मिल जाता है। ये सारी सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटी होती है ताकि कस्टमर का जो प्रोडक्ट है वो बिक जाए, सेल हो जाए।
नमूनों का मुफ्त वितरण, कूपन, मुफ्त उपहार और व्यापार मेले की श्रेणी में आते हैं। ये आते हैं विक्रय संवर्धन क्रियाएं, जो सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज होती हैं, ये सारी की सारी उसमें आती हैं। व्यक्तिक विक्रय में किसी उत्पाद के भावी क्रेताओं से व्यक्तिक संपर्क जो होता है स्थापित किया जाता है। तो ये वक्तव्य किसका है, यानी ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो ये दिया रिचर्ड बोर्स्किर्क ने। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। व्यक्तिक विक्रय में डैश ग्राहक को प्रभावित करने का प्रयास करता है। तो जो सेल्समैन होता है, विक्रय करता होता है, वो करता है। व्यक्तिक विक्रय डैश की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो देखिए तीनों उसमें शामिल है, अप्रत्यक्ष विक्रय भी, विक्रय कला भी और ई विक्रय भी, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। विपणन का तात्पर्य जीवन स्तर का सृजन कर उससे समाज को प्रदान करना है। तो यह कथन किसका है, तो यह है मैल्कम मैकनियर का, ऑप्शन नंबर ए, मैल्कम मैकनियर। विपणन में क्रय और विक्रय दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित हैं। तो यह किसका कथन है, देखिए ना तो ही ये आई थिंक शायद पाइले का है, तो इसमें ना तो ये हेनरी फ्योल का है और ना ही ये फिलिप इनका है, H.L. हेंसन का, और ना ही ये कीन्स का है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। लेजर एवं केली के अनुसार विपणन मिश्रण के पी कितने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है मार्केटिंग मैनेजमेंट बीकॉम में भी और एमकॉम में भी। तो 3 है, ये 3 तरह के हैं लेजर केली के अनुसार, और मैकार्थी के अनुसार हैं 4, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। मैकार्थी के अनुसार 4 हैं और लेजर और केली के अनुसार 3 हैं। विपणन मिश्रण नियंत्रण योग्य चरों का एक ऐसा समूह है जिसका प्रयोग एक फर्म अपने क्रेताओं के प्रति वचनों को प्रभावित करने हेतु करती है। तो यह कथन किसका है, यह है फिलिप कोटलर का, जो कि फादर ऑफ मार्केटिंग है। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उपभोक्ता व्यवहार के मुख्य मॉडल हैं। तो संगठनात्मक मॉडल, हार्वर्ड सेठ मॉडल और निकोसिया मॉडल, ये तीनों ही जो है इसके आंसर है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के नाम से भी, चैप्टर वाइज स्टडी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की 2, और एक बनी हुई है मार्केटिंग मैनेजमेंट 16 पेपर। तो इसमें चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में आए हुए क्वेश्चन जो हैं वही मैंने सॉल्व करवाए हैं, और इन्हीं का जो क्वेश्चन बैंक है वो मैंने प्रिपेयर कर रखा है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।